क्लॉज 37 डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल पेमेंट। यानी कि अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आप कुछ एक्सपेंसेस को बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेते हैं ड्यू बेसिस पर, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इस क्लॉज के तहत आपको उसकी डिडक्शन जब ही मिलेगी जब आप उसको अपनी रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले जमा करा देंगे या पे कर देंगे। इसमें बेसिकली जो हेड्स आते हैं वह है किसी प्रकार का टैक्स, चाहे जीएसटी हो, कोई म्यूनिसिपल टैक्स हो, कोई लोकल लेवी हो, उसके अलावा कोई एम्प्लॉयर का शेयर हो, पीएफ ईएसआई जो काटते हैं ना अपन एम्प्लॉयज़ का, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर का हिस्सा हो, उसके अलावा आपका कोई एम्प्लॉय का ड्यू हो, कोई एम्प्लॉय की सैलरी, बोनस, कमीशन हो, इसके अलावा किसी प्रकार का बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट हो, आपने ड्यू कर लिया हो बट आपने रिटर्न भरने से पहले तक उसको पे नहीं किया, तो वह भी डिसअलाउ हो जाएगा क्लॉज 37 में। इसके अलावा रेलवे से संबंधित कोई भी पेमेंट या कोई भी बिल आपने बुक्स में ड्यू कर रखा है बट आपने उसको पे नहीं किया, तो वह भी क्लॉज 37 में डिसअलाउ हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई। एमएसएमई पेमेंट, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई पेमेंट। तो एमएसएमई अगर किसी पार्टी ने अपने बिल पे मेंशन किया हुआ है या बिल पे मेंशन नहीं करके उसने आपको ईमेल से, लेटर से, डिक्लेरेशन से या व्हाट्सएप से भी भेजा है कि मैं एमएसएमई रजिस्टर्ड हूँ, इट मीन्स वह एमएसएमई की कंप्लायंस चाहता है पेमेंट कराने के लिए अपने ड्यू का। तो एमएसएमई एक्ट की गाइडलाइंस क्या है कि अगर आपका वेंडर से किसी प्रकार का एग्रीमेंट है, टाइमलाइन है, तो मैक्सिमम 45 दिन, भले ही आपके एग्रीमेंट 2 साल का क्यों ना हो। और अगर आपका और आपके वेंडर का कोई टाइमलाइन नहीं है, जी हाँ, आपके और आपके वेंडर का किसी प्रकार का कोई टाइमलाइन नहीं है, तो 15 दिन। यानी कि बिल आने से या सर्विस होने से जो भी पहले हो, 15 दिन या 45 दिन में आपको उसको पेमेंट देना है। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो बजट 2026 में आया है, एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई के लिए। पहले क्या होता था, अगर हम एम्प्लॉयी का किसी पीएफ ईएसआई का कंट्रीब्यूशन काटते थे, तो हमें रिस्पेक्टिव पीएफ एंड ईएसआई एक्ट की ड्यू डेट से उसको जमा कराना था। अगर हम पीएफ ईएसआई की ड्यू डेट से जमा नहीं कराते थे, तो वह डिसअलाउ हो जाता था। बजट 2026 ने कहा है कि आप इन एक्सपेंडिचर्स का भी रिटर्न भरने से पहले पेमेंट कर दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्लॉज 37 से आगे के जो हम क्लॉजेस देखेंगे, वह रूटीन बिजनेस या छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे व्यूअर्स का इस वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे और हम फटाफट पूरे इनकम टैक्स एक्ट 2025 को कवर कर सकें। इसलिए मैं इनकी स्लाइड्स मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से देखिए। हाँ, हम आपको क्लॉजेज पुराना, उसका नया क्लॉज, उसका पुराना नाम, उसका नया नाम, इसके बारे में वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से इनकी स्लाइड्स को डाउनलोड करें, जहाँ पे मेरी टीम ने बड़े ही डिटेल एनालिसिस में एक-एक सेक्शन के बारे में बताया है। क्लॉज 38 डीम्ड प्रॉफिट्स के बारे में बात करता है, यानी कि सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, बैलेंसिंग चार्ज पावर सेक्टर के लिए, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स या कोई बैड डेट्स की रिकवरी के लिए या विड्रॉल किसी स्पेशल रिजर्व से। इन सभी के अंदर अगर किसी प्रकार की पहले डिडक्शन ली हुई है और यह रिवर्स होती है, तो डीम्ड प्रॉफिट्स के तहत क्लॉज 38 में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा क्लॉज 39 पे हम डिस्कस करेंगे, वह है कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। यानी कि अगर अपन किसी एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन ले रहे हैं या किसी एसेट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो वह कॉस्ट की कंप्यूटेशन का जो डिटेल फॉर्मूला है वह क्लॉज 39 में। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस टू ब्रिंग असेट टू यूज माइनस सब्सिडी ऑब्लिक ग्रांट्स प्लस टैक्स क्रेडिट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और 2025 एक्ट में क्या फर्क था, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो था सबसे पहले कि कैश पेमेंट है ना एक्चुअल कॉस्ट की तरफ काउंट नहीं होता था, है ना। और जो क्लॉज 39 है इस नए एक्ट का, इसके अंतर्गत भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप किसी भी प्रकार का कैश पेमेंट करेंगे, है ना, तो वह एसेट की कॉस्ट में हम नहीं जोड़ने देंगे। मतलब किसी भी प्रकार के कैश पेमेंट पे आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा सब्सिडीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है, जिसके तहत अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक लमसम सब्सिडी मिलती है, जैसे 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4 करोड़, 5 करोड़ की सब्सिडी मिलती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए भी प्रोपोर्शनेट मेथड से ही निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी कॉस्ट पे तुम्हारा डेप्रिसिएशन ले लें और गवर्नमेंट की सब्सिडी को अलग से कंसिडर कर लें। जीएसटी पहले भी कॉस्ट का पार्ट नहीं था, अभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, इसके अंदर कोई नया कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्लॉज 40 आता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। इट अप्लाइज व्हेन एन एसेट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन अमलगमेटेड कंपनी थ्रू अ मर्जर, अमलगमेशन, एनएसएसई वाया नॉन कमर्शियल मोड्स, गिफ्ट, विल, इरेवोकेबल ट्रस्ट और पार्टीशन ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपके पास कोई एसेट ऐसा है जो आपने खरीदा नहीं है बट आपको किसी से ट्रांसफ़र होके आया है, तो वह क्लॉज 40 के अंतर्गत आ जाएगा।
यानी कि अगर आपके फोरफादर, फादर, ग्रैंडफादर किसी रिलेटिव से या किसी एचयूएफ से जिसके आप मेंबर नहीं थे या बाद में आपके पैदा होने पे आप मेंबर बने, या कोई भी एसेट आपको गिफ्ट, विल, इर्रेवोकेबल ट्रांसफर से आता है, तो जो प्रीवियस ओनर है उसी की कॉस्ट आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। तो यह क्लॉज 40 हमें बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूडीवी। जी हाँ, डब्ल्यूडीवी क्लॉज 41 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट होती है? असेट की कॉस्ट, उसमें से जो भी डिप्रिसिएशन हर साल लेस हो रहा है, उसके अलावा कोई भी पैसा उस असेट को बेचने से या स्क्रैप सेल अगर कुछ भी होती तो उस असेट की कॉस्ट में या कैरिंग ऑन वैल्यू में हम कम कर देते हैं। तो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने बड़ा स्पेसिफिकली बता दिया है कि भाई अगर आप कोई असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं ले रहे हो तो आपकी दिक्कत है, इनकम टैक्स एक्ट की दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए जब से एसेट खरीदा है तब से उसका डीम्ड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले को एसेट खरीदा है 1 लाख में और आज तक आपने उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 1 लाख के एसेट पे आज से आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये स्पेसिफिकली कह रहा है क्लॉज 41 में कि भाई डिप्रिसिएशन तो जब लिया था 10 साल पहले तब से लेके आज तक अराइव करेंगे डब्ल्यूडीवी पे, और उसी का ही वैल्यू का डिप्रिसिएशन तुम्हें अलाउबल होगा, है ना। पहले ये लोग करते थे कि भाई डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं थे और जिस साल लेना स्टार्ट कर देते थे लेके हायर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते, बट इस एक्ट में स्पेसिफिकली कह दिया है कि भैया जब तुमने खरीदा तब से लेके आज तक उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू या डब्ल्यूडीवी निकालो और करंट ईयर में उस डब्ल्यूडीवी के ऊपर ही तुम्हें डेप्रिसिएशन अलाउबल होगा। क्लॉज 42, क्लॉज 42 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन से रिलेटेड करता है। यानी कि अगर आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो या लगा रहे हो और आपने विदेश से पैसा उठाया है, सस्ता पैसा उठाया है ना, और आप उससे अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में खर्च कर रहे हो, और आज आपने सपोजिंगली 1 लाख यूएस डॉलर्स या 1 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉरेन से उठाए हैं, और आप 5 साल बाद जब उसको पेमेंट करोगे तो आपको डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से या रुपए डिप्रिशिएट होने की वजह से ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये कहता है कि आप जो भी एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करोगे, है ना, या एक्स्ट्रा पेमेंट जो करोगे उसको आप असेट की कॉस्ट में जोड़ लो। यानी कि जगह अगर आज आपने 1 मिलियन यूएस डॉलर 100 रुपये से उठाए हैं और 5 साल बाद आप जब उस लोन को रीपे करोगे तब डॉलर की रेट 125 हो जाती है, तो आप 25 रुपये इंटू द कॉस्ट ऑफ द असेट इन डॉलर्स उसको आप असेट की कॉस्ट में जोड़ दो। और ऑन द कॉन्ट्री अगर कॉस्ट ऑफ डॉलर गिर जाती है तो आप असेट की कॉस्ट में उस फॉरेन एक्सचेंज को कम कर दो। बट दिस इज ओनली फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, रेवेन्यू के लिए नहीं है। टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, तो क्लॉज 43 ने फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लिए स्पेसिफिकली कहा है कि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का 6 नंबर का स्टैंडर्ड आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी मॉनेटरी आइटम है, कैश, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो उनका तो जो भी गेन लॉस होता है वो आप आईसीडीएस के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट की लास्ट डेट में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वह आप डिस्क्लोज कर दो, है ना, अपनी बुक्स में डिस्क्लोज कर दो, पी&एल में रिकग्नाइज कर लो। और नॉन मॉनेटरी आइटम है इन्वेंट्री या फिक्स्ड एसेट्स, तो उसको लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको रिकग्नाइज नहीं करना है। जब भी वो बिकेगा तो जो भी वैल्यू पे बिकेगा अपने आप पी&एल में गेन या लॉस के तहत आ जाएगा। इसके अलावा कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका प्रीमियम और डिस्काउंट मस्ट बी स्प्रेड आउट अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और उसमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज की प्लस माइनस हो रही है, तो जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है हर उस पीरियड में आप उसको अमोर्टाइज कर दो। और अगर कोई फॉरेन ऑपरेशंस हैं आपके और फॉरेन ऑपरेशंस हैं बिजनेस के, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ फॉरेन ब्रांच मस्ट फॉलो स्पेसिफिक आईसीडीएस रूल्स फॉर टैक्स पर्पस। मतलब उस ब्रांच के जो भी फॉरेन ऑपरेशंस के प्लस माइनस हैं उनको आप अपनी इंडियन ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने के लिए आईसीडीएस 6 यूज़ करते हुए उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो क्लॉज 44 कहता है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस के फाइनेंशियल रेवेन्यू स्टार्ट होने से पहले के जो भी खर्चे हैं, मे बी डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनकी डिडक्शन कैसे मिलेगी जब बिजनेस के रेवेन्यू स्टार्ट होंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जैसे कि पहले होता था वैसे ही 5 साल का टेन्योर दिया हुआ है, 20% प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप हर साल राइट ऑफ कर सकते हो। यह तो सिंपल बात हो गई। बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने एक लिमिट और ऐड कर दी है। उस लिमिट के तहत आप मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ कर सकते हो वो है 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके जो टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको 20% राइट ऑफ करते जाओ 5 साल में। आप वो तो कर सकते हो बट उसकी एक ओवरऑल लिमिट है कि भाई ओवरऑल कितना कर सकते हैं कि आपका बिजनेस में जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है,
कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन भी इन्होंने इसमें बताई है, वो है एग्रीगेट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो एग्रीगेट ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस डिबेंचर्स जो भी आपने उस प्रोजेक्ट के लिए इशू किए हैं, उस टोटल फिगर का 5% या 20% ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दोनों में से जो भी कम हो उसी को आप क्लॉज 44 में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के तहत अमोर्टाइज कर सकते हो रेवेन्यू ऑपरेशन स्टार्ट होने में। ऐसा नहीं है कि 20% अगर ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा कर लोगे, उन्होंने कैपिंग डाल दी है। तो क्लॉज 45 आता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जी हाँ, उसी की साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि अगर आप किसी साइंटिफिक एक्सपेंडिचर या साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, हाँ, ऐसा मत करना कि ज़मीन खरीद के उसके ऊपर खर्चा कर देना या कोई फैक्ट्री बना के डेप्रिसिएशन लेने की जगह उस फैक्ट्री की पूरी कॉस्ट को साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मानते हुए 100% क्लेम कर लेना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करते हो जिसमें ज़मीन का खर्चा हटा दो, कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का खर्चा हटा दो, तो आप 100% डिडक्शन जिस साल वह खर्चा कर रहे हो उस साल में ले सकते हो। हाँ, इसके अलावा ये भी बताया कि कोई साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा आपने पहले के 3 सालों में किया है और उन सालों में कोई रेवेन्यू नहीं है, तो जिस साल रेवेन्यू आएगा उसी साल उस 3 साल का खर्चा एक साथ भी कर सकते हो। और इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पहले ही गवर्नमेंट को पता चल गया था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज इंडिया में है जो साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे फर्जी डिडक्शंस क्लेम कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि इस साल साइंटिफिक रिसर्च क्या है और एक्चुअल में साइंटिफिक रिसर्च है या नहीं है, इसकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बना दी जिसका नाम है सीबीडीटी। जी हाँ, अब अगर सीबीडीटी के पास कोई मैटर ऐसा आता है कि भाई ये साइंटिफिक रिसर्च है या नहीं है, तो सीबीडीटी डिसाइड करके ये फाइनल डिसीजन देगा कि है या नहीं है। अगर सीबीडीटी कहता है नहीं है, तो आपको कोई कोर्ट, किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी परमिट नहीं करती कि आप साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन क्लेम कर सको। एक और चीज, एक कंपनी है जिसने साइंटिफिक रिसर्च करी ए ने, और उस बिजनेस को किसी बी कंपनी ने खरीद लिया, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने यह भी स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर एक बिजनेस को दूसरी कंपनी खरीद लेती है या मर्जर हो जाता है या सेल हो जाती है, तो नए बिजनेस को या बाइंग यूनिट को भी वह सारे बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आगे मिलेंगे। क्लॉज 46 डिडक्शंस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। तो यह कहता है कि क्लॉज 46 में गवर्नमेंट क्या कहती है, क्लॉज 46 में गवर्नमेंट कहती है कि यार आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, यूनिक बिजनेस कर रहे हो, तो अब आपको इतने साल तक वेट कराएं क्या कि डेप्रिसिएशन धीरे धीरे लो। तो गवर्नमेंट ने कहा आप क्या करो कि स्पेसिफाइड बिजनेस हैं हमारे क्लॉज 46 के अंदर, उनके अंतर्गत आप चाहो तो 100% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिजनेस स्टार्ट करते डिडक्शन ले लो, है ना। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्रमोट करा है कुछ सेक्टर्स में कि आप वहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, आपके पास अगर प्रॉफिट्स हैं, आपके पास अगर पैसा है, कैपिटल है, तो आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करो और आप उस सेक्टर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उस कॉस्ट को आपके इमीडिएटली एक्सपेंडिचर में क्लेम कर लो। तो इसमें 3 चीज़ों को गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है, यहाँ पे भी ज़मीन, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, अगर आप किसी प्रकार का खर्चा इनमें ज़मीन पे कर रहे हो वह डिडक्टेबल नहीं है, कोई गुडविल पे कर रहे हो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस की वो डिडक्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कि वो बॉन्ड कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वह इसमें इमीडिएटली अलाउेबल नहीं है। स्पेसिफाइड बिजनेसेस कौन से हैं यह मैं आपको बताना चाहूँगा। कोल्ड चेन हो गई, वेयर हाउसिंग फॉर एग्री प्रोड्यूस, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड स्लरी पाइपलाइंस। जी हाँ, अगर आप किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड काम करते हो तो स्लरी पाइपलाइंस के बारे में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर एक ट्रांजिशनल शिफ्ट जो गवर्नमेंट ने किया है वह है सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक बिजनेस, यूनिक बिजनेस, आज के ज़माने का बिजनेस, चाइना से लड़ाई झगड़े करने के लिए बिजनेस या इंडिया को वर्ल्ड फोरम पे सेमीकंडक्टर हब बनाने का बिजनेस कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है क्लॉज 46 के तहत स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले लो जिसमें गुडविल, लैंड या कोई तरह का इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम पे आप फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी कर दो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे वापस स्पेसिफाई किया है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराना बिजनेस बंद कर दो, नया बिजनेस का नाम कर दो, स्पेसिफाइड बिजनेस का ऑब्जेक्ट ले लो और काम कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। स्प्लिटिंग अप या पुराने बिजनेस से नहीं होना चाहिए। और अगर प्लांट एंड मशीनरी भी खरीद रहे हो तो 80% नई मशीनरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20% तो आप नई ले लो और 80% पुरानी ले लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर
कि अगर आप ऐसी कोई डिडक्शन क्लेम करते हो और डिडक्शन क्लेम करने के बाद बिजनेस बेच के बाय बाय कर देते हो, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे वापस आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का या क्लॉबैक करने का क्लॉज है। ऑफिशियली एज पर नॉर्म्स विद इन द फ्रेमवर्क गवर्नमेंट कर सकती है। हमने डिस्कस कर लिए क्लॉज 26 से 46 तक के इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सारे क्लॉजेज, और आपको क्या लगता है इन क्लॉजेज में कौन से इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से क्लॉज 35, 35B, उसके अलावा 36(2), 36(3), 36(4) है ना, एंड 37, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं जो डे टू डे आपकी एज अ सीए स्टूडेंट, एज अ सीए प्रोफेशनल या एज अ टैक्स प्रोफेशनल आपकी लाइफ में यूज़ होंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं जो मैंने मिस किए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक चीज़, गलती से क्लॉज की जगह सेक्शन बोला हो तो माफ़ करना, क्योंकि आदत जाने से ही जाएगी।